तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का इतिहास, चैप्टर नंबर 5। ये हमारा आखिरी चैप्टर है। आज हमारा कक्षा 10 समाप्त हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का इतिहास समाप्त कर दिया है। उसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करिए और जाके पढ़िए। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस उठाते हैं, जो स्टेटमेंट उठाते हैं, वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से उठाते हैं। तो दोस्तों, कुछ भी ना छूटे, आप लोग अच्छे से पढ़िए। आइए हम देखते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मुद्रा संस्कृति और आधुनिक दुनिया। दोस्तों, ये पैसे के बारे में बता रहा है कि आखिर पैसे का चलन कैसे हुआ, इसकी संस्कृति का विकास कैसे हुआ और आधुनिक दुनिया में इसको इतनी मान्यता क्यों दी जाती है, इसी के बारे में देखते हैं। मुद्रा क्या होता है भाई? पैसा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। दोस्तों, पैसे के बिना दुनिया की अगर आप कल्पना करेंगे तो कितना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। देखिए, आप देखते हैं अपने चारों तरफ, यहाँ नज़र दौड़ाएंगे, आपको कोई ना कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए किताबें, पत्र पत्रिकाएं, वो अखबार हो, या किसी सेलिब्रिटी की मशहूर या फेमस तस्वीर हो, ठीक है, या मेज़ पर पड़े नाटक के जो प्रोग्राम होते हैं, वो सरकारी सूचनाएं हों, उनको भी छोड़ दीजिए तो आप कैलेंडर देख सकते हैं, डायरी देख सकते हैं, या जो सड़क के किनारे विज्ञापन लगाए जाते हैं, या सिनेमा के जो पोस्टर लगाए जाते हैं मूवी वगैरह के, इन सब को आप देख सकते हैं। हम लोग छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, और सार्वजनिक दुनिया में जो विवाद चल रहे हैं उनका जायजा लेते हैं। आप लोग मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी, यानी जो ये नोट आजकल चल रहे हैं छपाई वाले, इससे पहले भी तो यार दुनिया थी। वहाँ भी तो लोग पैसे का इस्तेमाल करते थे, मुद्रा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन किस तरह की मुद्रा का? जब ये छपाई वाला सिस्टम नहीं था, छपाई की मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग जो हैं आखिर ये पैसे वाला जो काम है वो किस तरीके से करते थे, आखिर पैसे की जगह क्या यूज़ करते थे। तो आइए उसी के बारे में दिया है। दोस्तों, ये कह रहा है ये जो छपाई की ज़रूरत है इसका भी एक इतिहास है, लेकिन वो इतिहास क्या है? समाज में आखिर जो ये मुद्रित सामग्री यानी छपाई वाले जो नोट है, ये कब से चलने शुरू हुए? आधुनिक दुनिया को बनाने में इस छपाई वाली मुद्रा का आखिर क्या भूमिका थी, नोटों की क्या भूमिका थी? आगे देखिए, इस अध्याय में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, शुरुआत कैसे हुई? किताबों के छपने से। देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो है चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। कहाँ हुई? चीन, जापान और कोरिया में। यह हाथ से छपाई होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूँकि पतले छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एक्कॉर्डियन शैली में, यानी किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनबीशी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या सुशक्त होते थे। अभी इन वर्डों का मतलब देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं दिया होगा, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। जो हाथ से बड़े सुंदर, सुडौल
अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। यानी ये लोग देखिए जो किताबें होती थी इन पे जो लिखाई होता था ये लोग हाथों से ही करते थे, लेकिन यार वो आर्टिस्ट थे इसलिए बहुत सुंदर सुंदर लिखाई इन पे कलात्मक तरीके से करते थे। देखिए ये उनकी कला थी, आर्ट था उनका। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन का नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो चीन था, जो चीनी राजा था, वो लोग सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो किताबों की डिमांड होती थी उनके लिए बहुत भारी मात्रा में किताबों को छपवाता था। देखिए 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की जो संख्या थी वो बढ़ी, लिहाजा जो छपी किताबें थी उनकी भी मात्रा में बढ़ोतरी हो गई, किताबें भी ज़्यादा छपने लगी। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आ गई, यानी कई तरीके से छपाई होने लगी। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता जो थे वो सिर्फ विद्वान और अधिकारी ही नहीं रहे, व्यापारी अपने रोज़मर्रा के जो कारोबार थे उनकी जानकारी के लिए मुद्रित सामग्री जो थी उसका इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गया था। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक बहुत पसंद थे। देखिए अभी तो मान लीजिए मोबाइल आ गया है, दिन भर लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, पर पहले क्या होता था, लोग अपना जो समय है उसको कैसे व्यतीत करते थे, वो लोग नए नए काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं पढ़ते थे। आप लोग भी ट्रेन में जाते थे पहले, या आप नहीं अपने माता पिता से पूछ सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि जब वो जाते थे, आप लोग जब छोटे छोटे थे तो आपने भी देखा होगा कि किताब ट्रेन रेलवे स्टेशनों पे कितनी अच्छी अच्छी किताबें मिलती थी, लोग उसे ख़रीदते थे, ट्रेन में पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। वही बात कह रहा है, मतलब पढ़ने की यार एक संस्कृति विकसित हो गई थी, एक नई तकनीक समझ लीजिए आ गई थी। आगे देखिए पढ़ने की ये जो नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और मशीनी प्रेस का जो आयात था वो भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की ज़रूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। जो पहले छपाई हाथ से होती थी अब उनकी जगह धीरे धीरे मशीनों ने ले लिया। आइए देखिए जापान में मुद्रण कैसे हुआ। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 70 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। मतलब किताबें इतनी सस्ती थी कि लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। 18वीं सदी के अंत में एडो, बाद में यानी जिसे तोक्यो के नाम से बाद में जाना गया, ठीक है, शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता चलता है, जिसमें हम चाय घर के मजमों, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई घर पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें जो थी वो भरी पड़ी थी। यहाँ कुछ दिया है, ये क्या चीज़ है देखिए। 13वीं शताब्दी के मध्य में 3 फीट का कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। इन ग्रंथों को लगभग 80,000 वुड ब्लॉक्स पर उकेरा गया था। उन्हें 2007 में यूनेस्को ने
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया है, यानी यूनेस्को में विश्व धरोहर में इसको जगह मिली। आगे देखिए, कितागावा उतामारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए उतामारो ने उकियो यानी तैरती दुनिया के चित्र नाम की एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। इनकी छपी जो प्रतियां थीं यूरोप और अमेरिका में पहुंची और मानो मोने और वान गांग जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया। तशुताया जूजाबुरो जैसे प्रकाशकों ने विषय चुनकर कलाकारों से उन पर चित्र बनाने का करार किया जाता, फिर चित्रकार विषय की रूपरेखा बनाते थे। इसके बाद जो हुनरमंद वुड ब्लॉक्स शिल्पी चित्रकारों द्वारा लाई गई रूपरेखा को तख्ती पर चिपकाकर उसकी आकृति को उकेर लेते थे, यानी उगा लेते थे। इस प्रक्रिया में मूल आरेख तो गायब हो जाता था, पर उसकी छपी जो नकल थी वो बच जाती थी। आगे देखिए, यूरोप में मुद्रण का आना कैसे हुआ। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफ़ी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई की जो तकनीक थी वो पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था, इटालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही ये जो तकनीक थी बाकी पूरे यूरोप में भी फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण भी अभी बेशकीमती बेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। आगे देखिए, किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के जो पुस्तक विक्रेता थे वो विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों की जो आबाद बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरा नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला समय शादी, यानी उसमें भाई टाइम लगता था, श्रम शादी, मेहनत ज़्यादा लगती थी। और पांडुलिपियाँ जो होती थी वो अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने रख रखाव में तमाम मुश्किलें आती थी। इसलिए उनका जो सर्कुलेशन होता था यानी चलन जो होता था वो सीमित रहा। तो किताबों की जो बढ़ती मांग थी उनके चलते जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी यानी तख्ती की जो छपाई थी वो भाई लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र जो थे वो छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती जो मुद्रण तकनीकी है उसकी ज़रूरत थी, जो कि कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा किताबें उपलब्ध करा सके। ऐसी छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्टेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया, यानी एक मशीन का आविष्कार कर दिया जिससे किताबों की जो छपाई थी वो सस्ती पड़ने लगी। देखिए गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में।
गुटेनबर्ग के पिता जो थे वो व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ था। वो बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। जो शीशे में आकृतियां थीं उनको गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में यानी पेजेस बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के हिसाब से काफ़ी तेज था। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई। शुरू में तो जो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार कर सकता था, यानी अपने हिसाब से वो डिजाइन बनवा सकता था। करीब 100 सालों के दरमियान यानी 1450 से 1550 के बीच यूरोप के जो ज़्यादातर देशों में छापे खाने लगे, यानी प्रिंटिंग मशीनें लग गई। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाज़ारों में 2 करोड़ मुद्रित यानी 2 करोड़ से ज़्यादा किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई और हाथ की छपाई की जगह जो था इन मशीनों ने ले लिया और इन मशीनों से किताबों की छपाई का काम होने लगा। यानी जो मुद्रित क्रांति थी वो मशीनों की वजह से आ गई। ये वो प्रिंटिंग प्रेस है जो गुटेनबर्ग ने बनाया था। ये गुटेनबर्ग की तस्वीर दी गई है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है इसके बारे में। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रू से लगा लंबा हैंडल, इसकी मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन के गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि उन्हें इधर उधर मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके। लिहाजा इसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से भी जाना गया, यानी यहाँ से वहाँ घुमाया जा सके। यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के जरिए खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीकी की तुलना में अब किताबों का इस तरह छपना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस के 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। इसकी स्पीड जो थी 250 पन्ने प्रति घंटे की। ये पांडुलिपियाँ यार, देख नहीं रहे आप। देखिए, यूरोप की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग की बाइबल से कुछ पन्ने। ये जो पन्ने हैं ना गुटेनबर्ग के बाइबल से लिए गए हैं, वही दिखा रहा है। गुटेनबर्ग ने कुछ 180 प्रतियां छापी थी, पर उनमें 50 ही बच पाई हैं। आइए गुटेनबर्ग की बाइबल के इन पन्नों को ध्यान से देखें। ये केवल नई तकनीक की देन नहीं थी। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुंदर चित्रकारी की थी। कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहां पहली नज़र में वे एक जैसे लगे, गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाएगा। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इसे अपने पसंद के हिसाब से बनवाया। जो उनके पास था वह अनोखा था। वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उसकी हूबहू नकल नहीं थी। सब लोगों की डिजाइन अलग अलग होती थी।
आप इबारत में देखेंगे कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं। इसके दो फायदे थे, पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे शब्द, पवित्र शब्द ज़्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण थे। पन्ना बन जाते थे, लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भर जाने के लिए जगह छोड़ दी। ये देखिए छपाई हो रहा है हाथ से, जो कह रहा है ना वही बात। ये तो पढ़ सकते हैं खुद भी यार, इस पर क्यों टाइम बर्बाद किया जाए। ये देखिए मुद्रण क्रांति और उसका क्या असर हुआ। देखिए मुद्रण क्रांति थी वो क्या थी। छापे खाने का आविष्कार जो था महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की ज़िंदगी भी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उनका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना जो थी वो बदली और बदला चीज़ों को देखने का नज़रिया भी। आगे देखिए नया पाठक वर्ग। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। देखिए ये जो प्रिंटिंग मशीनें आ गई, ठीक है, तो तरह तरह की किताबें छपने लगी। जब तरह तरह की किताबें छपेंगी तो लोग इसमें इंटरेस्ट, जैसे आज मोबाइल में लोग कैसे इंटरेस्ट लेते हैं, मोबाइल चलाने वाला लगभग हर व्यक्ति आजकल मोबाइल चलाता है, वैसे ही उस समय किताब पढ़ने का अलग क्रेज हो गया था लोगों में, वही कह रहा है। और प्रिंटिंग मशीन आ जाने से जो किताबों की कीमतें थी वो भी कम हो गई थी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना जो था वो आसान हो गई। बाजार जो थे किताबों से भर गई और पाठक वर्ग जो था ये भी दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन करते और सुनते थे। गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का जो मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखेंगे कि वे तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने के आदी नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव नहीं था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। लेकिन यह संक्रमण जो था वह सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं शताब्दी तक जो साक्षरता दर थी वह बहुत कम थी। प्रकाशकों के लिए सवाल यह था कि लोगों में छपी किताबों के प्रति जो दिलचस्पी है, जो इंटरेस्ट है, आखिर उसको कैसे जगाएं। इसके लिए उन्हें मुद्रित कृति का व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ पाते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका मज़ा उठाते थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएँ छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर उन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी जो शराब घर थे उनमें गाया और सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की जो विभाजक रेखा थी वो धुंधली पड़ गई और जो श्रोता यानी जो दर्शक थे और जो पाठक वर्ग था वो एक दूसरे से घुल मिल गए, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। आगे देखिए, धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। देखते हैं क्या है। छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले, यानी डिबेट के द्वार खुल गए।
स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर अब लोग गलत के खिलाफ अपने विचारों को रख सकते थे और उन्हें लोगों तक पहुंचा सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट महत्व था, यानी गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताबों को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताबों के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की जो सुगमता थी, उनको लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जेहन पर क्या असर पड़ेगा। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरुओं और सम्राटों तक कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नवमुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आगे देखिए, आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजों पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तर्जुमे या अनुवाद की 500 प्रतियां बिक गईं और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। देखिए, मुद्रण का प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए। उसने ईश्वर की सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। क्रुद्ध मतलब होता है यार गुस्सा हो गया, चिढ़ गया। धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इक्विजिशन यानी धर्म द्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया तो मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार लास्ट में उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की जो सूची है उसको रखने लगे। देखिए, इक्विजिशन का मतलब क्या होता है? विधर्मियों को शिनाख्त कर यानी विधर्मियों को पहचानने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था। देखिए, किताब का डर। लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेस्मस ने, जिसने कैथोलिक धर्म की जातियों यानी कैथोलिक धर्म में जो जातियां होती थी लोगों की, उनकी आलोचना की, पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी। प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडेजेज 1508 में लिखा, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां यह नहीं पहुंच जाती। हो सकता है कि जहां जहां एकाध जानने लायक चीज़ें भी बताए, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है।
बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक ही है, इससे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ जैसे कि मेरी लिखी चीज़ों से ही नहीं पाट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं, और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता है। उसकी बात भी सही थी यार, अच्छी चीज़ें छपती हैं तो बुरी चीज़ें भी तो छपती हैं, अच्छा असर हो रहा है तो बुरा भी तो होगा उसका असर, वही बात ये कह रहा है। आगे देखिए, ये क्या था, पढ़ने का जुनून। आगे देखिए, पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता जो दर थी वो बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो जो साक्षरता दर थी वो 60 से 80% तक हो गई। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए नए नए तरीकों के साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें पंचांग के अलावा लोक गाथाएँ, लोक गीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठक जो आम लोग थे उन तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स या एके पेशिया किताबें बेचने वालों को चेपमैन कहा जाता था। देखिए, इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज़ पर छपी हुई नीली जिल्द में बधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ थीं और अतीत की थोड़ी गाथाएँ थीं, जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक जो घटनाएं थी उनकी खबरों के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारियों के अलावा दूसरे देशों की खबर होती थी। देखिए, आज भी आप क्या देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह, उसमें ज़रूरी न्यूज़ के साथ साथ मनोरंजन की चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके और उनको टीआरपी मिल सके। वैसे ही उस समय होता था, किताबों में मनोरंजन की ऐसी ऐसी चीज़ें परोसी जाती थी, लोगों के सामने लाई जाती थी, जिससे लोग किताबों की तरफ अट्रैक्ट हो। यही बात कह रहा है। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। देखिए, जो वैज्ञानिक थे और जो दार्शनिक थे, इन लोगों के जो विचार थे वो भी अब जनता तक पहुंचने लगे, और जो पुराने मध्यकालीन जो ग्रंथ थे जो मौखिक रूप से सुनाए जाते थे, अब उन लोगों को भी उनकी भी छपाई होने लगी और लोगों तक उनकी पहुंच जो है सुनिश्चित हो गई। और जो नक्शे थे और जो साथ साथ जो वैज्ञानिक जो खोजें थी, उनके बारे में भी बड़ी मात्रा में किताबें छपने लगी। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार को प्रकाशित करने शुरू किए, तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। थॉमस पेन, वोल्टेयर और जॉन-जाक रूसो जैसे दार्शनिक की किताबें भी भारी मात्रा में छपने लगी और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार जो थे वो लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगी। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। आगे देखिए क्या है इसका मतलब, यह फिल्मी डायलॉग लग रहा है। 18वीं सदी के मध्य तक यह विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि
वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज जो है वो होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने घोषणा की कि छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में जो निरंकुशवाद है वो उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। ये डायलॉग का मतलब था। देखिए, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए, 3 तर्क है, 3 तरह के जो देखने लायक है। पहला, छपाई के चलते ज्ञानोदय के जो चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ, उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद जो था उसकी आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की जो निरंकुश सत्ता थी उस पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको दुर्बल बना दिया, यानी कमजोर कर दिया। वॉल्टेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था, यानी बहुत बड़े, उनकी फैन फॉलोइंग जो थी वो बहुत बड़ी थी। ये समझ लीजिए, जैसे आज सलमान खान की फ़ैन फॉलोइंग है ना, वैसे ही इनकी उस समय फ़ैन फॉलोइंग होती थी। किताब छपते ही पढ़ने वालों की लाइन लग जाती थी, जैसे मूवी रिलीज होते ही देखने वालों की लाइन लग जाती है वैसे ही। और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे। भाई, किताबें छपती थी ताकि लोगों की सोच बदले। अब मूवी बनती है, मूवी तो बननी इसीलिए चाहिए कि लोगों की सोच बदले, लेकिन सोच बदलने की बजाय कुछ और ही बदलने लगते हैं। देखिए, छोड़िए खैर हमें क्या करना है। दूसरा क्या है, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच जो है बहस छिड़ गई और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। अब जनता जो थी, जो उनके साथ यातनाएं हो रही थी या उनके साथ जो राजा, जो सत्ता जो थी उनके साथ जो कर रही थी, या जो चर्च के विचार थे जो उनको बताए जाते थे, अब उनका वो खुद ही मूल्यांकन करने लगे। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को, यानी जो धर्म और आस्था वाला विषय था, इनको यार क्या बोलते हैं यार, क्या बताऊँ मैं, इस पर प्रश्न उठाने लगे, इन पर सवाल खड़े करने लगे। वे अब समझ चुके थे कि इस तरह बनो कि सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात किया जा सके। तीसरा देखिए, 1780 के दशक तक राजाशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्यों का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों यानी व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि जो राजा हैं, जो राजशाही परिवार है, वो लोग भोग विलासों में डूबे हैं। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ एकदम भड़का दिया। हम इन तर्कों को आखिर कैसे समझे? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे।
एक तरफ अगर वे रूसो और वोल्टेयर पढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का जो प्रोपेगेंडा का प्रचार था, वे भी हर पीढ़ी या देखी चीज़ों से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को मानते थे तो कुछ को नकारते थे, फिर चीज़ों को अपने ढंग से उनकी व्याख्या करते थे, यानी अपने बुद्धि और विवेक का उस पर प्रयोग करते थे। उसके बाद इस तरह जो मुद्रण थे, मतलब पहले अपनी बुद्धि और उन चीज़ों पर अपना दिमाग लगाते थे। अगर चीज़ें वो अच्छी होती थी तो उसको स्वीकार करते थे, नहीं होती थी उन्हें लगता था कि यार ये बेकार है तो उसको नकार देते थे। मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले ही रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की जो संभावनाएं थी उसको जरूर खोल दी। लोगों को विचार करने की शक्ति जरूर दे दी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बारे में लोग सोचने लगे। आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीनबर्ग और आमजन 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून है ये कुलीनबर्ग देख के ही पता चल रहा भाई। और ये भाई साहब आम लोग हैं जो काम कर रहे हैं, देख के पता चल जाएगा। आगे देखिए, 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांगें लगाई, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। अभी तक तो जो ये पाठक वर्ग था वो खाली पुरुष थे, अब जो बच्चे और महिलाएं थी ये भी पाठक वर्ग की श्रेणी में आ गई, ये भी किताबें पढ़ने लगी। देखिए, बच्चे, महिलाएं और जो मजदूर वर्ग था इनके बारे में। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। जर्मनी के ग्रीम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन शुरू हुआ। फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री, जो मतलब बच्चों के लिए उपयोगी नहीं थी या जो चीज़ें केवल कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थी, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुई, पर ये जो प्रक्रिया थी ये भी बदल गई। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक पेशिया पत्रिकाएं जो थी वो खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थी, मतलब महिलाओं के लिए होती थी। ये जो पेनी मैगजीन्स है और एक पेशिया जो पत्रिकाएं हैं ये महिलाओं के लिए छापी जाती थी खास तौर। वैसे ही जैसे कि चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशक, जैसे भाई यूट्यूब पे देखते हो लोगों का चैनल होता है, वो खाना कैसे बनाए सिखाते हैं, वही सारी चीज़ें कि मतलब घर को कैसे चलाना है, घर की चीज़ें कैसे करनी है, काम काज, इन सब के बारे में किताबों में छपकर ये समझिए निर्देश होते हैं, वो सारी चीज़ें आने लगी। 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक बन गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं जो थी वो बहुत अग्रणी थी। जेन ऑस्टिन, ब्रांट मैने, जॉर्ज इलियट आदि, उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व जो था वह सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और उनके पास अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। यानी नारियों के बारे में अब जो विचार थे वो बदलने लगे। 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों, लाइब्रेरी जो थे, जो किराए पे किताबें देती थी, वो अब उनकी स्थापना हो गई। 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी।
देखिए नए तकनीकी परिष्कार 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे और पूरी 19वीं सदी के दौरान छापे खाने की तकनीकी में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चलित बेलनकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी और 20वीं सदी की शुरू से ही जो बिजली से चलने वाले प्रेस थे उनके बल पर छपाई का जो काम था वो और तेज़ी से होने लगा। एक दो और चीज़ें हुई, जैसे कागज़ डालने की विधि जो थी उसमें भी सुधार हुआ। प्लेटों की जो गुणवत्ता थी यानी जो क्वालिटी थी वो भी सुधर गई। स्वचालित पेपर रील जैसे रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनें जो मशीनों की इकाइयाँ थी यानी जो कई छोटी छोटी मशीनें थी उनमें सुधार की बदौलत जो छपे हुए पन्ने थे उनका एकदम रंग रूप ही बदल गया। देखिए मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के लिए नए तरीके अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा जिसमें उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शिलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जिल्द का जो आवरण था या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी की देन है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से जो प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों को जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैक या और जिल्ड संस्करण छापे ताकि आम लोग इनको खरीद सके। देखिए इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर जो विज्ञापन लगे हैं उनके बारे में आगे देखिए। भारत में जो है ये प्रिंटिंग का काम कैसे चालू हुआ देखिए। आइए देखें कि भारत में जो छपाई का काम है कब शुरू हुआ और मुद्रण युग के पहले यहाँ जो सूचना और विचार थे आखिर वो कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ देखिए। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ जो थीं वो ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी जो पांडुलिपियाँ थीं ये छापी जाती रहीं। ऐसा नहीं था कि छपा प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो यार ये जो पांडुलिपियाँ थी इनको छापना बंद कर दिया जाए, नहीं, तब भी ये काम जारी रहा। लेकिन पांडुलिपियाँ जो थी वो बहुत नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी होती थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए उनका व्यापक, अब ये बताइए ना, पढ़िए ना, पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। दैनिक इस्तेमाल यानी हमेशा उनका यूज नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक पाठशालाएं थीं उनमें इनका बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु यादाश्त से यानी मौखिक रूप से जो गुरु थे वो लोग किताबों को सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन गए यानी शिक्षित हो गए। देखिए ऋग्वेद के कुछ पन्ने हैं, ये आप देख सकते हैं, पढ़िए। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 में कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाली भी वही थे।
कैथोलिक लोग जो थे उन्होंने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब, तमिल भाषा में जो किताब छपी हो कब, कोचीन में 1579 में, और 1713 में मलयालम भाषा में छपने वाली किताब थी। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। अंग्रेजी भाषा प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाई, यानी जो अंग्रेज़ थे वो लोग भारत में प्रेस का विकास जो था, अंग्रेजी भाषा प्रेस का विकास था, वो बहुत समय तक नहीं कर पाए थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक जो प्रिंटिंग प्रेस था, यानी जो छापे खाने थे, उनका आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं प्रकाशित किया, हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम थी। इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। हिक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता था, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वो भारत में कार्यरत जो वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी थे उनसे जुड़ी जो गपबाजियां थीं वो भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने हिक्की पर मुकदमा दर्ज करा दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की जो छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। यानी जो अंग्रेज थे, इनकी छवि पर जो हमला करते हैं उनके खिलाफ वो लिख सके, उनकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्र पत्रिकाएं जो थी वो छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में पहला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। देखिए, भारत में, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले अखबार छापना शुरू किए वो कौन थे? वो राजा राम मोहन राय के करीबी थे गंगाधर भट्टाचार्य। उन्होंने, यार गड़बड़ हो गया, बस एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड मुझे दीजिए। अरे मोदी जी कहाँ बीच में आ गए प्रभु आप। देखिए हम कहाँ पहुँचे थे। हाँ देखिए, ये उन्होंने क्या प्रकाशित किया था? बंगाल गजट। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट प्रकाशित किया। देखिए, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक जो बहसें थी उनके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर जो बहसों का बाजार था, यानी जो डिबेट वाला बाजार था, वो गर्म हो चुका था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते रहे, धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। भाई जैसे आज भी देख लीजिए, अलग अलग लोग अलग अलग पार्टियों को मानते हैं, तो अपने अपने हिसाब से वो लोग अपने अपने धर्म के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग हिंदू सपोर्टर है तो बीजेपी सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग मुस्लिम सपोर्टर है, तो मतलब सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ों पे बहस करते हैं। सरकार की गलतियों को निकालते हैं, सरकार की अच्छाइयों को बताते हैं। तो सब अलग अलग सपोर्टर है यार, और उनका विरोध करने वाले हैं। वही बात यहाँ भी कह रहा है, उस समय भी ऐसा ही होता था। अलग अलग समूहों द्वारा औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलाव से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। ये सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुई। छपी हुई पुस्तिकाओं और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने जो बहस की शक्ल थी वो भी तय की। इन बहसों में व्यापक जन समुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपना मत जाहिर कर सकता था, यानी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता था। इस तरह के जो मत थे, जो विचार थे, वो नए, इनसे क्या हुआ, इनसे नए नए विचार उभरने लगे। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच विधवा विवाह, एक ईश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग
और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस थनी हुई थी। बंगाल में जैसे जैसे बहस चली, लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तिकाओं और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क जो थे समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया, यानी जम के डिबेट हुए। दो फारसी अखबार जामे जहांनामा और शमसूल अखबार भी 1882 में ही प्रकाशित हुए। देखिए, उत्तर भारत में उल्मा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे, जिन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दें या मुस्लिम कानून न बदल डालें। इससे निपटने के लिए उन्होंने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार या गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों के जो मायने थे उनको समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय सेमिनरी पैदा हुए और धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं धर्म को लेकर सबके अपने अपने विचार थे, अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय जो था वो बढ़ाना चाहता था और दूसरे के संप्रदायों को कम करना चाहता था, यानी जो दूसरे के असर थे उनको कम करना चाहता था। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खास तौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास जी की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण जो है वह 1810 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करण से उत्तर भारत का जो बाजार था वो भर गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें जो थीं वो छपी और मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी किसी भी समय पढ़ सकते थे। यानी ये ले जाने और लाने में इतनी ईजी हो गई कि इनसे कोई परेशानी होती नहीं थी। तो जो पढ़ने वाले थे, जो पाठक वर्ग थे, वो लोग इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की भीड़ में बोल बोल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस जो थी वो तेज हो गई और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई। यानी लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से बात विवाद करने लगे। लेकिन प्रिंट ने समुदायों के बीच सिर्फ मत का ही मंतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इसने समुदायों को अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का भी काम किया। वो भी देखते हैं कैसे। ये देख लीजिए, अखबार क्यों पढ़ लेते हैं। पूना के कृष्णा जी त्रिभक राणादेव मराठी का एक अखबार निकालना चाहते थे, जिसमें स्थानीय दिलचस्पी यानी जो स्थानीय लोग हैं वो तमाम उपयोगी खबरों को देख सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर दक्कन पर खास तौर पर जानकारियाँ होंगी। यानी लोकल जो न्यूज़ थे, लोकल जो खबरें थी उनके बारे में उन्हें बताना चाहते थे। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक है। छोड़िए यार, इसको ये देखते हैं प्रकाशन के नए रूप, अब नए तरीके कैसे विकसित हुए। छापे खाने से नए तरह के लेखन के लिए भूख जगी। जैसे जैसे नए लोग पढ़ने लगे, छपे हुए पन्नों में अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बे और अपने भोगे हुए रिश्तों को देखने की चाहत बलवत्ती होती गई, यानी बलवान होती गई। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक यह साहित्यिक विद्या इन ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम थी। जल्द ही इसने अपनी एक खास भारतीय शक्ल और शैली जो थी ये अख्तियार कर ली, यानी इसका रूप ले लिया। अपने पाठकों को इसने अनुभव का नया संसार, मानव जीवन की जो विविधताएं हैं उनका बोध प्रदान किया।
दूसरी तरह की साहित्यिक विद्याएं जैसे गीत, कहानियाँ, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, यह सब पाठकों की दुनिया का हिस्सा बन गया। अपने अलग अलग तेवरों में इन्होंने इंसानी जिंदगी और अंतरंग भावनाओं और सामाजिक राजनीतिक नियमों पर बल दिया, जिनसे इनका जो स्वरूप था वो तय होता था। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति जो थी वो भी आकार ले रही थी। छापे खाने की बढ़ती तादाद के साथ छवियों की कई नकलें या प्रतियां अब बड़ी आसानी से बनाई जा सकती थी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीरें बनाई। काठ की तख्ती पर चित्र उकेरने वाले गरीब दस्तकारों ने लेटर प्रेस छापे खाने के करीब अपनी दुकानें लगाईं और मुद्रकों से काम पाने लगे। बाजारों में सुलभ सस्ती तस्वीरें, कैलेंडर खरीदकर गरीब भी अपने घरों और दफ्तरों में सजाया करते थे। इन छपी तस्वीरों ने आहिस्ता आहिस्ता आधुनिकता और जो परंपरा, धर्म और राजनीतिक तथा समाज और संस्कृति के लोकप्रिय विचार जो थे इनको गढ़ना शुरू कर दिया। 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर टिप्पणियां करते हुए कैरिकेचर और कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों के पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, जबकि कुछ अन्य सामाजिक परिवर्तनों को लेकर एक डर देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था, तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। ये देखिए ना, ये मजाक उड़ाया जा रहा है ये छापकर। महिलाएं और मुद्रण। महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसलिए जो मिडिल क्लास घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। अब मिडिल क्लास जो महिलाएं थी, जो लेडीज़ थी, अब वो भी पढ़ने लगी। उदारवादी पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य से जब बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भी भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं की जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की जो ज़रूरतें थी उनको बार बार प्रकाशित किया, यानी रेखांकित किया। उनमें पाठ्यक्रम भी छपता था और जो ज़रूरत के मुताबिक पाठ्य सामग्री थी उनका इस्तेमाल घर बैठे स्कूली शिक्षा के लिए भी किया जा सकता था। लेकिन सारे परिवार जो थे वो उदार दिल नहीं थे। अनेक परंपरावादी हिंदू मानते थे कि पढ़ी लिखी कन्याएं विधवा हो जाती हैं और इसी तरह डकियानुसी मुसलमानों को लगता था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार बागी औरतों ने इन प्रतिबंधों को अस्वीकार किया। हमें उत्तर भारत के दकियानुसी मुसलमान परिवार की एक ऐसी लड़की की कहानी पता है जिसने गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना सीखा बल्कि लिखा भी। उसके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो कि उसके पल्ले नहीं पड़ता था। लिहाजा उसने वह जवान पढ़ने की जिद की जो उसकी अपनी थी। पूर्वी बंगाल में 19वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या जो थी रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। बाद में चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई। यह बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा कहानी थी। चूँकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहले ही नारी जीवन और भावनाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी थी, इसलिए महिलाओं द्वारा लिखी जा रही आपबीती के प्रति कुतूहल तो था ही। कैलाश वासिनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक से महिलाओं के जो एक्सपीरियंस थे उन पर लिखना शुरू किया। कैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती हैं, कैसे वे घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा वे करती हैं वही उन्हें कैसे दुर्कारते हैं, उनका अपमान करते हैं। आज जो महाराष्ट्र है वहाँ 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों को दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा।
सामाजिक बंधनों में बंधी औरतों के लिए पढ़ने के क्या मायने हैं, इस पर एक तमिल उपन्यास में एक औरत ने लिखा, बहुत तेरे कारणों से मेरी दुनिया छोटी है, मेरे जीवन की आधी से ज़्यादा खुशियाँ किताबें पढ़ने से आई हैं। उसने लिखा कि मेरे जीवन में जो भी खुशियाँ आई हैं उनकी कारण क्या है, किताबें। उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले विकसित हो गई थी, पर गंभीर हिंदी छपाई की जो शुरुआत थी वह 1870 के दशक से ही हुई। जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को समर्पित हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और कभी कभी उनके द्वारा संपादित जो पत्रिकाएं थीं वो लोकप्रिय हो गई। इनमें औरतों को तालीम, विधवा जीवन, विधवा विवाह और राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मसलों पर लेखनी चलाई गई। कुछ पत्रिकाओं ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने और फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानियों और धारावाहिक उपन्यासों के जरिए मनोरंजन परोसा। देखिए, पंजाब में भी 20वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय जो लोक साहित्य थे वो बड़े पैमाने पर छापे जा रहे थे। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी यानी खालसा पुस्तिका सभा ने इसी तरह के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं निकालीं। अच्छी औरत बनने के उपदेश को कई बार संवाद के रूप में पेश किया गया। यार, अच्छी और बुरी औरत क्या होता है यार, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। आगे देखिए, बंगाल में केंद्र कलकत्ता का एक पूरा इलाका बाटला लोकप्रिय किताबों के प्रकाशन को समर्पित हो गया। यहाँ पर आप धार्मिक गुटकों और ग्रंथों के सस्ते संस्करण तो खरीद ही सकते थे, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज समझा जाता था, वो भी उपलब्ध था। 19वीं सदी के अंत तक ऐसी बहुत सारी किताबों पर काठ की तख्ती और लिथोग्राफी रंगों की मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही थी। फेरी वाले बटाला के प्रकाशन लेकर घर घर घूमते थे, जिससे महिलाओं को फुर्सत के वक्त मनपसंद किताबें पढ़ने में सहूलियत हो गई, महिलाओं के लिए आसानी हो गई। ये क्या है देखिए, घोरकली यानी 19वीं सदी के अंत का रंगीन काष्ठ चित्र है। पारिवारिक संबंधों के नष्ट भ्रष्ट होने की कल्पना। पत्नी, जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है, पति के सिर पर सवार है और वह खुद अपनी माँ को जंजीर पहनाकर जानवरों की तरह रखता है। देखिए, प्रिंट और गरीब जनता। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों से काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिसमें किताबों की पहुंच जो थी वो निसंदेह बढ़ी। ये पुस्तकालय अक्सर जो थे शहरों या कस्बों में होते थे, या यदा कदा संपन्न गांवें थी वहाँ पर होती थी। भाई, जहाँ जो संपन्न होगा वही तो खरीदेगा। लोग, गरीब लोग पहले पेट पालेंगे भाई, उसके बाद किताब खरीदेंगे। पहले खाना खाएंगे फिर किताब खरीदेंगे। तो वही कह रहा है, जो संपन्न जगहें थी ये किताबें वहाँ उपलब्ध होती थी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान की बात होती थी। 19वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह की पुस्तिकाएं और जो निबंध थे वो लिखे जाने लगे। निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रेरणा स्रोत थे वो ज्योतिबा फूले थी। उन्होंने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर और मद्रास में ईबी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहतर जाने जाते हैं, यानी रामास्वामी के पेरियार के नाम से जाना जाता है, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। स्थानीय विरोध आंदोलन और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की खूब आलोचना की और नए न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाएं और गुटके छापे गए। देखिए, कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता रहा था
और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिलती थी। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिख और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का जो रिश्ता था उसे समझाने की कोशिश की और 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों का संरक्षण दिया और उनकी जो मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी जो है वो कम हो जाए, साक्षरता आए यानी वो शिक्षित हो और उन तक जो राष्ट्रवाद की भावना है वो पहुंच सके। ये देखिए लक्ष्मीनाथ बेजू-बरुआ हैं। ये आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आई साधु यानी दादी की कहानियाँ उनकी उल्लेखनीय किताबों में से यानी फेमस किताबों में से है। उन्होंने असम की जो लोकप्रिय गीत है ओ मेरे अपुनर देश उन्होंने लिखा, यानी ओ मेरी प्यारी भूमि उन्होंने गीत लिखा था जिसका नाम है। ये देखिए प्रिंट और प्रतिबंध, मुझे लगता है चैप्टर बहुत बड़ा होगा, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1778 से पहले का औपनिवेशिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं था। मज़ेदार बात तो यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रित करने के इसके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले और कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेज़ों के खिलाफ उठे। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे जो इनके निंदक हैं कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार जो है उन पर हमला न कर दें, उनको छीन ना दें। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए और कंपनी ने ब्रिटानी शासन का उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। अंग्रेजी और देशी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गया। फिर उदारवादी औपनिवेशिक अफसर जो था थॉमस मैकाले ने जो पहले की आज़ादियों को फिर से बहाल कर दिया, यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता पर जो बैन लगा था उसको हटा लिया। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति जो रवैया था वो फिर बदल गया। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का जो मुंह था वो बंद कराने की मांग की। ज्यों-ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन से मुखर होते गए, त्यों-त्यों औपनिवेशिक सरकार में कड़े कंट्रोल के प्रस्ताव पर बहस जो थी वो तेज होने लगी। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी जो रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हल मिल गया, यानी सरकार जो छपता है पहले इसको चेक करती थी और जब सरकार को लगता था ये सही है फिर वो छापने का फरमान जारी कर देती थी। यही बात है। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नज़र रखनी शुरू कर दी। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था तो अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और छपाई की जो मशीनें थी वो उनसे छीन ली जाती थी। लेकिन दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की जो हौसला अफजाई थी उसको जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को खामोश करने की तमाम कोशिशें जो थीं, जो विरोध थे वो हुए, लेकिन वो रोक नहीं पाए। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेज दिया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी उनकी पत्रिका थी, उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पे उन्हें 1908 में कैद